जय हिंद दोस्तों, साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसके 2 पार्ट पहले से इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आज उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस पेपर जो बीपीएड, एमपीएड, सीयूटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर फिजिकल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो टेट होते हैं, उन सब की तैयारी के लिए ये वीडियो था, जिसका तीसरा पार्ट हम आज लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न है, महिला भाला का वजन होता है। महिला भाला यानी जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में फीमेल्स के जैवलिन का वजन कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 800 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 600 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 850 ग्राम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 600 ग्राम। जैवलिन में पुरुषों के लिए भाले का वजन यानी जैवलिन का वजन होता है 800 ग्राम और महिलाओं के लिए होता है 600 ग्राम। इससे जुड़े सबसे फेमस हस्ती नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया था। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक मिलते हैं? पहला ऑप्शन है 1 अंक, दूसरा ऑप्शन है 2 अंक, तीसरा ऑप्शन है 3 अंक, चौथा ऑप्शन है 4 अंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 2 अंक। लोना के 2 अंक कबड्डी में दिए जाते हैं। कबड्डी में लोना वो शब्द होता है जब टीम को ऑल आउट कर दिया जाता है, तो लोना के 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है। पहला ऑप्शन शारीरिक गठन यानी फिजिकल फॉर्मेशन पे, दूसरा ऑप्शन अनुवांशिकता यानी ऑन हेरिडिटी यानी हेरिडिटी पे, तीसरा ऑप्शन है आयु ऑन एज यानी उम्र पे निर्भर करता है, चौथा ऑप्शन है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपक्वता। सीखना मुख्य रूप से परिपक्वता पर निर्भर करता है यानी मैच्योरिटी पे। जरूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्मेशन अच्छा है तो आप अच्छा सीखे हुए या फिर लर्निंग आपकी अच्छी है, या फिर हेरिडिटी या फिर माँ बाप से आपको अच्छी सीख मिली हो, अनुवांशिकता से, या फिर उम्र के हिसाब से निर्भर नहीं करता है आपकी लर्निंग सबसे अधिक है, ऐसा नहीं होता है। मैच्योरिटी पे निर्भर करता है सीखना। ओके। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है सर्वदाता, यानी एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो दूसरे सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सके। तो पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी, चौथा ऑप्शन है ओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी इंसान को ब्लड की कमी हो जाती है और उसे ब्लड की ज़रूरत है, तो पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, फिर उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड उसे दिया जाता है, या फिर ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जाएगा। यहाँ एक और बात है दोस्तों, सारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सारे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को दिया जा सकता है, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। लेकिन ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप यह ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सारे पॉजिटिव और निगेटिव सभी ग्रुप वालों को दिया जा सकता है। जैसे ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। यह ओ निगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो दुनिया के सभी ब्लड ग्रुप वालों को दिया जा सकता है ये ब्लड। और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव में पूछ दे कि कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, तो ओ निगेटिव सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या है? एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या होता है? पहला ऑप्शन 100 मीटर दौड़, दूसरा ऑप्शन बाधा दौड़ यानी हर्डल रेस, तीसरा ऑप्शन है रिले रेस, चौथा ऑप्शन है लंबी कूद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लंबी कूद। लंबी कूद क्या है? फील्ड इवेंट है। आइए समझते हैं फील्ड इवेंट क्या होता है। एथलेटिक्स दो इवेंट्स को मिल के बनाए गए हैं। पहला इवेंट है ट्रैक इवेंट, दूसरा इवेंट है फील्ड इवेंट। दोनों को मिला के एथलेटिक्स बनाया गया है। तो एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट होता है जिस पे रनिंग वाले इवेंट्स किए जाते हैं। फील्ड इवेंट होता है जिस पे जंप, थ्रो वगैरह किए जाते हैं। तो ट्रैक इवेंट में पहला देखिए रनिंग इवेंट्स होते हैं, स्प्रिंट होता है, मिडिल डिस्टेंस रेस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रेस होता है। स्प्रिंट किसे कहा जाता है? तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इन छोटे डिस्टेंस वाले रेसेस को स्प्रिंट कहे जाते हैं। मिडिल डिस्टेंस वो होता है जो 800 मीटर और 1500 मीटर की
डिस्टेंस रेस की जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाता है 3000 मीटर का रेस। उसके बाद स्टीपल चेज होता है ट्रैक में 5000 मीटर और 10,000 मीटर का। उसके बाद हर्डल रेस होता है, हर्डल रेस भी होता है 110 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर का। जो 110 मीटर होता है मेंस के लिए होता है, 100 मीटर होता है वो वुमेंस के लिए होता है, और 400 मीटर मेंस और वुमेंस दोनों के लिए होता है। रिले रेस होता है 4x100 मीटर, 4x400 मीटर, और मिक्स्ड रिले होता है 4x400 मीटर। अब देखते हैं फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट में क्या होते हैं, जंपिंग इवेंट्स होते हैं और थ्रोइंग इवेंट्स, 2 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जंपिंग इवेंट्स में देखते हैं एक लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है और पोल वॉल्ट होता है। फील्ड इवेंट में ही दूसरा है थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट में डिस्कस थ्रो किया जाता है, शॉट पुट थ्रो किया जाता है, जैवलिन थ्रो किया जाता है, और एक होता है हैमर थ्रो। डिस्कस थ्रो होता है डिस्क की तरह होता है, डिस्क लकड़ी का बना होता है, उसे थ्रो किया जाता है। शॉट पुट होता है, गोला होता है, गोला छेपड़ कहते हैं, गोला फेंका जाता है। और जैवलिन होता है जो भाला फेंक कहते हैं। और लास्ट है हैमर थ्रो। तो ये 4 थ्रो होते हैं दोस्तों, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो, जैवलिन थ्रो और हैमर थ्रो। ये थ्रोइंग इवेंट हो गए, जंपिंग इवेंट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट। ये होते हैं 8 फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट में कौन कौन से, जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट्स। और ट्रैक इवेंट में होते हैं सिर्फ रनिंग वाले इवेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डेकैथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 7। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, 10। डिकैथलॉन में 10 प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसको हम आगे समझते हैं। डिकैथलॉन एक प्रतियोगिता होती है जिसमें 10 इवेंट्स होते हैं। ये 2 दिन में कराई जाने वाली प्रतियोगिता है। तो पहले दिन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं ये देख लेते हैं, और दूसरे दिन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहले दिन होता है दोस्तों 100 मीटर की रनिंग होती है। दूसरा इवेंट होता है लॉन्ग जंप होता है, शॉट पुट थ्रो होता है, शॉट पुट यानी गोला छेपड़। चौथा होता है हाई जंप भी कराया जाता है उसी दिन। और 400 मीटर की रनिंग लास्ट होती है। इससे पहले दिन का समापन होता है। दूसरे दिन फिर होता है 110 मीटर का हर्डल रेस, दूसरा डिस्कस थ्रो होता है, तीसरा इवेंट होता है पोल वॉल्ट, और चौथा इवेंट होता है जैवलिन थ्रो, और पांचवा है 1500 मीटर का रेस। और 1500 मीटर रेस जो होता है वो आखिरी डिकैथलॉन का आखिरी इवेंट होता है। तो डिकैथलॉन में देखिए दोस्तों 10 इवेंट्स होते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करने के लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में एंटीना लगाए जाते हैं। एंटीना कहाँ होता है, तो आपने देखा होगा वॉलीबॉल का नेट लगता है। नेट के दोनों साइड किनारे पे लाल और सफ़ेद रंग की एक डंडी लगाई जाती है, उसी को एंटीना कहते हैं। उसके अंदर से ही बॉल को नेट से क्रॉस कराना होता है। उसके बाहर से बॉल क्रॉस होती है तो वो आउट माना जाता है। चलिए देखते हैं इसको। ये जो नेट है ये वॉलीबॉल का नेट है, इसके ऊपर ये एंटीना लगा हुआ है लाल और सफ़ेद पट्टी में। यह 1.8 मीटर का होता है, यानी 1 मीटर का तो नेट होता है, तो नेट में 1 मीटर नीचे रहता है, यानी 80 सेंटीमीटर ऊपर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मेटाटार्सल, दूसरा ऑप्शन है टीबिया, तीसरा ऑप्शन है फीमर, चौथा ऑप्शन है स्टेपिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 स्टेपिस। स्टेपिस कान की हड्डी होती है। कान में 3 टाइप की हड्डियाँ पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, वही पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। ये क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टेडियम है। आइए जानते हैं कुछ स्टेडियमों के बारे में। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय 2 क्रिकेट स्टेडियम है। एक है अरुण जेटली स्टेडियम, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अहमदाबाद में 2 स्टेडियम हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। बंगाल में 1 स्टेडियम है सिर्फ कोलकाता में, जो ईडन गार्डन स्टेडियम कहा जाता है। चंडीगढ़ में 1 स्टेडियम है, सेक्टर 16 स्टेडियम चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। ओलंपिक झंडे के छल्ले क्या दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन पहाड़ को, दूसरा ऑप्शन महाद्वीप को, तीसरा ऑप्शन महासागर, चौथा ऑप्शन है नदियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को।
ओलंपिक झंडे के अंदर जो छल्ले बने होते हैं, रिंग्स बने होते हैं, वो कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। ये जानते हैं उसके बारे में। देखिए, ओलंपिक झंडा जो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, जिसमें 5 छल्ले बने होते हैं, 5 रिंग्स बने होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं। पहला रिंग होता है ब्लू कलर का, यूरोप कॉन्टिनेंट को यानी यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। दूसरा नीचे की साइड होता है येलो कलर का, एशिया को दर्शाता है, एशिया के लिए होता है येलो कलर। ब्लैक कलर है अफ्रीका के लिए होता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। चौथा है ग्रीन कलर, जो ऑस्ट्रेलिया यानी ओसेनिया को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है जिसका नया नाम ओसेनिया रखा गया है। और पांचवा है दोस्तों अमेरिका, जो रेड कलर का है वो अमेरिका को दर्शाता है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट है, दोनों कॉन्टिनेंट के लिए सेम रिंग है जो रेड कलर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पहला ऑप्शन पद्मश्री, दूसरा ऑप्शन अर्जुन पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा है, यानी स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। ध्यानचंद पुरस्कार एक और होता है जो 2002 में ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ियों के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो सर्वोच्च पुरस्कार है खेल में, और ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2002 से चालू किया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो 1991 और 92 में चालू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, दूसरा ऑप्शन है मिल्खा सिंह, तीसरा ऑप्शन है सीके नायडू, चौथा ऑप्शन है कपिल देव। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। अब जानेंगे दोस्तों मेजर ध्यानचंद कौन थे। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व कप्तान भी थे। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं भारत में। मिल्खा सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ धावक में से एक थे, जिन्हें उड़न सिख भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में फ्लाइंग सिख कहा जाता है। सीके नायडू भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट मैच के पहले कप्तान थे। जब टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी, भारत की टीम के पहले कप्तान सीके नायडू बने थे। कपिल देव को तो आप सभी लोग जानते होंगे, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो 1983 में क्रिकेट ने पहला वर्ल्ड कप जीता था इनकी कप्तानी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खो खो खेल के कोर्ट की लंबाई एवं चौड़ाई होती है। पहला ऑप्शन है 30 × 18 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 27 × 16 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 × 10 मीटर, चौथा ऑप्शन है 40 × 25 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 27 × 16 मीटर। ये समझते हैं। देखिए खो खो का ग्राउंड है। खो खो के ग्राउंड में ये 2 पोल होते हैं। 2 पोलों के बीच की दूरी होती है 24 मीटर। अब पूरे कोर्ट की यानी पूरे ग्राउंड की लंबाई होती है 27 मीटर और चौड़ाई होती है 16 मीटर। और ये पोल से पोल के बीच की दूरी हो गई 24 मीटर। और ये होता है सीटिंग ब्लॉक, बीच में जो येलो कलर का दिख रहा है ये सीटिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये सीटिंग ब्लॉक्स बने होते हैं 8। और ये साइड में जो दिया है फ्री जोन होता है। साइड में जो पीले कलर की पट्टी दिख रही है ये वाला होता है फ्री जोन। फ्री जोन होता है 1.5 मीटर का। पोल से जो पहले सीटिंग ब्लॉक के लाइन की दूरी होती है 2.55 मीटर यानी 2.55 मीटर की दूरी होती है। उसके बाद में आपस में लेनों की दूरी होती है 2.30 मीटर। अगला प्रश्न है, ईगल शब्द किस खेल से जुड़ा है। पहला ऑप्शन है पोलो, दूसरा ऑप्शन है गोल्फ, तीसरा ऑप्शन है वाटर पोलो, चौथा ऑप्शन है घुड़सवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, गोल्फ। ईगल शब्द गोल्फ से जुड़ा हुआ है। गोल्फ एक खेल है, उससे जुड़ा हुआ है ईगल शब्द। आइए जानते हैं गोल्फ खेल से जुड़े कुछ शब्द। पहला तो ईगल हो गया, फिर होता है जिगर होता है, पार होता है, निबलिक होता है, कैदी होता है, बंकर होता है, आयरन होता है, अंडरकट होता है, होल होता है, कोर्स होता है, टी होता है। ये सारे शब्द गोल्फ खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 22 फीट,
दूसरा ऑप्शन है 44 फीट, तीसरा ऑप्शन है 66 फीट यानी 66 फीट, चौथा ऑप्शन है 76 फीट यानी 76 फीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 22 फीट। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 फीट और चौड़ाई होती है 10 फीट। लंबाई मीटर में देखेंगे तो 20.12 मीटर होता है और चौड़ाई को मीटर में देखेंगे तो 3.04 मीटर होती है चौड़ाई। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है यानी शरीर की सबसे लंबी मसल्स कौन सी है? पहला ऑप्शन है लीनिया एल्बा, दूसरा ऑप्शन है डेल्टॉइड, तीसरा ऑप्शन है ग्रेसिल्स, चौथा ऑप्शन है सार्टोरियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सार्टोरियस। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। चलिए लीनिया अल्बा मसल्स होता है जो एब्डोमिनल मसल होता है जो पेट में पाया जाता है, पेट का मसल्स है। डेल्टॉइड मसल शोल्डर का मसल है जो कंधे पे पाया जाता है। ग्रेसिल्स मसल होता है जो थाई में पाया जाता है लेकिन ये छोटा होता है। सार्टोरियस भी थाई में पाया जाता है ये लेकिन शरीर का सबसे लंबा मसल्स है यानी शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। चलिए अगला प्रश्न है, सीटअप का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना, दूसरा ऑप्शन पेट के क्षेत्र की मुद्रा बेहतर करना, तीसरा ऑप्शन चर्बी कम करना, चौथा ऑप्शन शरीर के भार को बनाए रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। पेट की मसल्स जो होती है उसकी ताकत के लिए सीटअप्स किए जाते हैं। सीटअप का मेन उद्देश्य ये है कि पेट की मसल्स को मजबूती दे, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना होता। अगला प्रश्न है, किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है? कोई भी हम आसन करते हैं उसके बाद आखिरी में कौन सा हमें आसन करना चाहिए? पहला ऑप्शन है पद्मासन, दूसरा ऑप्शन है शवासन, तीसरा ऑप्शन है ताड़ासन, चौथा ऑप्शन है पवन मुक्तासन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शवासन। शवासन योग सेशन के बाद किया जाता है। इसे करने से डीप हीलिंग के साथ ही शरीर को गहराई तक आराम भी मिलता है। डीप हीलिंग मीन्स गहरी सांस लेते हैं इसके करते टाइम और शरीर को बहुत ही आराम मिल जाता है। इस आसन को तब भी किया जाता है जब आप बुरी तरह से थके हो और आपको थोड़ी ही देर में वापस काम पर लौटना होता है तो इस आसन को कर सकते हैं। शवासन का अभ्यास आपको ताजगी और ऊर्जा भी देता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूखा रोग यानी रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है सी यानी विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी, चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होगी तो शरीर में रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स यानी सूखा रोग जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें विटामिन सी दिया हुआ है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी यानी मसूड़ों की समस्या आती है। मसूड़ों में खून निकलेगा, मसूड़ों में सूजन आ जाती है विटामिन सी की कमी से। दूसरा है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है जिसे हम कुपोषण भी कह सकते हैं। खाने का पौष्टिक आहार हमें अच्छे से मिल नहीं पाता है। और विटामिन ए है जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें अंधेरा होते ही लोगों को दिखना बंद हो जाता है। जिसके अंदर ये कमी हो जाएगी विटामिन ए की, अंधेरा होते ही उस इंसान को दिखना बंद हो जाएगा, रात के टाइम में वो अच्छे से देख नहीं सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? पहला ऑप्शन है गाजर, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है सूर्य की किरणें, चौथा ऑप्शन है खट्टे फल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सूर्य की किरणें, सनलाइट। सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, उससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो देखिए गाजर विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है, गेहूं विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है और सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत होती हैं। और खट्टे फल यानी विटामिन सी, खट्टे फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही और भी एजुकेशनल वीडियो और भी टाइप्स के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं दोस्तों इस फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस पेपर के अगले सेशन के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।